नमस्कार, आपका स्वागत है 30 यार्ड्स में। आज आईपीएल में 24वां मैच खेला जाना है राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच। मैच खेला जाएगा जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। इस मैच पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो स्पीकर जुड़े हैं, जिसमें सचिन कुमार और उपेंद्र थापक शामिल है। आप दोनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत से पहले आपको ये बता दें कि राजस्थान रॉयल्स टेबल के टॉप पर है। उन्होंने 4 मैच खेले हैं और चारों जीते हैं। तो वहीं अगर आप गुजरात टाइटंस की बात करेंगे तो वह 7वें नंबर पर है। उन्होंने 5 मैच खेले हैं, तो वही सिर्फ और सिर्फ उसमें 2 मैच ही जीते हैं। अगर हेड टू हेड की बात की जाए दोनों टीमों के बीच, तो दोनों टीमों के बीच 5 मैच खेले हैं, जिसमें से राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 1 ही जीता है, लेकिन जीटी ने 4 जीते हैं। सचिन जी, ये बताइए कि आज अपने घर में फिर से खेलेगी राजस्थान रॉयल्स। पिछले मैच में जॉस बटलर ने 100 रन बनाया। आज किस तरीके का कॉन्फिडेंस होगा राजस्थान रॉयल्स का, बताइए। देखिए, आज राजस्थान का कॉन्फिडेंस हाई रहेगा क्योंकि जॉस बटलर का देखिए फॉर्म अगर पिछले मैच में देखा जाए तो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाया जिस हिसाब की शैली के वो बल्लेबाज हैं। मुझे याद है कि अगर उनके पिछले मैच 100 को हटा दिया जाए तो बीते 2024 आईपीएल में उनका हाईएस्ट 13 रन था। तो देखिए, हाँ, 100 मारकर आ रहे हैं। और ओपनिंग में मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल के कंधे से थोड़ा सा बोझ अब कम होगा, क्योंकि अगर बटलर प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए जायसवाल टाइम लेकर खेल सकते हैं और दोनों ओपनर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और बाकी उसके बाद देखिए टीम के पास अभी रियान पराग हैं, फिर उसके बाद और हेटमायर हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए टीम पूरी फुल पैक नज़र आ रही है और आत्मविश्वास टीम का आसमान पर होगा। ठीक है, आपको बता दें कि पिछले साल दोनों टीमों ने इस ग्राउंड पर जब मैच खेला था, तब गुजरात टाइटंस ने जो राजस्थान रॉयल्स है उसको 108 रन पर ही ऑल आउट कर दिया था और वह मैच उन्होंने जीत लिया था। ये बताइए कि अगर जायसवाल अगर आज फॉर्म में आ जाते हैं या फिर उनके बल्ले से रन आने चालू हो जाते हैं, तब क्या उनकी टीम एक कंप्लीट पैक्ड टीम लगेगी, जहां पर आपके पास ऑलराउंडर भी है, पावर पैक बैट्समैन भी और वर्ल्ड क्लास बॉलर भी? बताइए उपेंद्र। देखिए, जायसवाल के फॉर्म में आना और बटलर का पिछले मैच में शतक मारना, दोनों ही चीज़ें जो राजस्थान है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि हम देख रहे थे लगातार बटलर के बल्ले से भी रन नहीं बन रहे थे और जायसवाल शुरुआत अच्छी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत या शॉट खेल के या तेज़ शॉट खेल के आउट हो जाते थे। और उसके साथ ही जो राजस्थान का जो मिडिल ऑर्डर है, रियान पराग जिसमें है, वह लगातार उनके लिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। इस कारण से राजस्थान अपने सारे मैच जीत के भी आ रही है। संजू सैमसन पहले मैच में 2 पारियां अच्छी खेली उन्होंने, लेकिन उनका फॉर्म अनिश्चित रहता है। खैर, जायसवाल और बटलर दोनों फॉर्म में आ जाते हैं तो राजस्थान को इस में रथ में रोकना, आईपीएल के उनका रथ रोकना बहुत मुश्किल हो है किसी भी टीम के लिए। ठीक है, आपको बता दें कि 2024 में जो राजस्थान रॉयल्स है, इस ग्राउंड पर उन्होंने 3 मैच खेले हैं और तीनों पर फतह पाई है। आज वह खेलेंगे अपना चौथा मैच, तो देखना रोमांचक होगा कि किस तरीके से वो गुजरात टाइटंस को मात देती है। ये बताइए कि हमने जब पिछले मैच में देखा, जब आरसीबी के साथ इनका मैच हुआ था इसी स्टेडियम पर, तब विराट कोहली ने कहा था कि हमने जब पिच को देखा तो वो देखने में कुछ और दिख रही थी, लेकिन जब हमने उस पर जब खेलना चालू किया तो पिच ने नेचर बदलना चालू कर दिया था। क्या आज टॉस क्रूशियल हो सकता है? या इस स्टेडियम के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये जो स्टेडियम है, जो पिच है, ये सेकेंड इनिंग में अच्छा परफॉर्म करती है। क्या आज टॉस क्रूशियल हो सकता है? देखिए, आज के मैच में टॉस सच में क्रूशल रहेगा, क्योंकि देखिए जैसे आपने बताया कि कभी कभी पिच सेकंड इनिंग में अच्छा परफॉर्म करती है और कभी कभी सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये भी देखा गया है कि थोड़ा ड्यू का फैक्टर रहता है। हाँ। और कहीं ना कहीं देखिए सेकंड इनिंग में ड्यू आती है, तो कहीं ना कहीं आज टीम के लिए पिच को भापना बहुत ही मुश्किल होने वाला है कि पिच किस हिसाब से परफॉर्म करेगी। क्योंकि देखिए सवाई मानसिंह स्टेडियम का अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो दोनों बराबर रहा है, क्योंकि टीम देखिए कोई टीम दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी भी करती है, क्योंकि सेकंड इनिंग में कभी कभार सवाई मानसिंह की जो पिच है बल्लेबाजियों के लिए बढ़िया रहती है और कभी कभी देखिए ड्यू जो रहता है मेन फैक्टर रहता है। तो आज मुझे जहाँ तक कि लगता है कि टीम पहले आज गेंदबाजी करेगी टॉस जीतकर। आपको बता दें कि अगर राजस्थान के बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे पहले जायसवाल आते हैं, उसके बाद बटलर, संजू सैमसन, उसके बाद आते हैं रियान पराग। हमने इस साल रियान पराग को जिस तरीके से बैटिंग करते हुए देखा है, पिछले कई सालों से वह मिसिंग दिख रहा था। सचिन, आप ये बताइए कि रियान पराग की स्टोरी क्या है? पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि रियान पराग जिस तरीके से खेल रहे थे तो उनको लोग कभी ज़्यादातर उनकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से वो जिम्मेदारी लेते हुए दिख रहे हैं, जिस तरीके से वो शॉट्स लगाते हुए दिख रहे हैं, वो एक अलग ही फॉर्म में दिख रहे हैं इस साल। बताइए। ये कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि पिछले सालों से कहीं ना कहीं वो फैंस उसको ट्रोल करते आए हैं रियान पराग को। ये रियान पराग असम से खेलने आते हैं। देखिए, और असम का ऐसा है कि कोई बड़ा खिलाड़ी अभी तक नहीं आया भारतीय टीम में। बाकी देखिए रियान पराग का 2023 का आईपीएल सीज़न देखें तो मुझे लगता है कि रियान पराग उस सीज़न को भूलना चाहेंगे, क्योंकि रियान पराग के उस आईपीएल में केवल 7 मैचों में 78 रन थे,
जो कि किसी अच्छे खिलाड़ी की निशानी नहीं है। और देखिए फैंस उनको ट्रोल करते आए हैं, यहाँ तक कि फैंस ने उनको सोशल मीडिया पे ये भी कहा कि रियान पराग कोई क्रिकेटर नहीं, एक डांसर होना चाहिए। क्योंकि रियान पराग की हम एक चीज़ें देखते हैं कि मैच के बाद वो काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं, मैच के दौरान भी, और वो विकेट को सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही अच्छे से। तो कहीं ना कहीं देखिए फैंस ने उनको बहुत ट्रोल किया, पर देवधर ट्रॉफी 2023 के सीज़न में कहीं ना कहीं वो कमबैक करते नजर आए। और देखिए उस कमबैक को मैं ग्रेटेस्ट कमबैक का नाम दूंगा, क्योंकि देवधर ट्रॉफी में जो उनका परफॉर्मेंस रहा, उन्होंने सभी आलोचकों को जवाब दिया। और 2024 का सीज़न अगर देखा जाए तो सभी उसे वाकिफ़ है कि किस हिसाब का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो उनकी कंसिस्टेंसी है बहुत ही बढ़िया है, और स्ट्राइक रेट देखिए 160-170 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, जो कि सच में काबिले तारीफ़ है। और देखिए दिल्ली का मैच मुझे याद आता है, उनके जो कोच हैं उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा था कि जो रियान पराग है, दिल्ली वाले मैच में उनके बॉडी में पेन था, पर देखिए उस पेन के बावजूद भी रियान पराग ने क्रूशियल इनिंग खेली और राजस्थान की झोली में जीत डाल दी। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो किस मैच्योरिटी से इस बार आईपीएल में खेले हैं। और देखिए पिछले सीज़न और इस सीज़न में अगर उनकी तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं पिछले सीज़न उन्होंने मैच्योरिटी से नहीं खेला। देखा गया था कि टीम को जीतने के लिए 30 रन चाहिए, 35 रन चाहिए, वो आते थे और अपनी विकेट फेंक के चले जाते थे। पर 2024 के सीज़न में देखा गया कि टीम को 100, 100, 150 रन भी चाहिए, तो वो आ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और अच्छे से खेल रहे हैं। ठीक है। अगर हम रियान पराग के नीचे की बात करें, उनके बाद आते हैं, कभी आपको अश्विन दिख जाएंगे, तो कभी ध्रुव जुरैल दिख जाएंगे, या फिर उसके बाद आपको शिमरन हेटमायर दिख जाएंगे। ये 3 ऐसे नाम हैं जो मैच के सिचुएशन के हिसाब से शफल होते रहते हैं, कोई कभी ऊपर आता है तो कोई कभी नीचे। क्या उपेंद्र थापक आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी टीम परफॉर्म कर रही है तो एक ऐसा आपको स्टेप लेना चाहिए जैसे कि ध्रुव जुरैल? क्या हमें ध्रुव जुरैल को ऊपर भेजना चाहिए? मैं इसलिए यह कह रहा हूं क्योंकि ध्रुव जुरैल का फॉर्म अभी अच्छा नहीं है, और अगर रविचंद्रन अश्विन की बात करें वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और अगर शिमरन हेटमायर की भी बात करें वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो क्या हमें ध्रुव जुरैल को कुछ ज़्यादा बॉल खेलने की वो देना चाहिए? आपके रविचंद्रन अश्विन नीचे भी बैटिंग कर सकते हैं, तो क्या हमें ध्रुव जुरैल को ऊपर भेजना चाहिए ताकि वो थोड़ी ज़्यादा बॉल खेले और फॉर्म में आ जाए, जिसके कारण अगर उनकी टीम ही पूरी अच्छी खेलेगी तो रन भी काफ़ी ज़्यादा बनेंगे? देखिए बिल्कुल, लेकिन टीम के साथ दिक्कत ये हो जाती है ना कि कभी आप पिछले मैच को छोड़कर अगर देखें तो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी अच्छी काम नहीं कर पा रही है, और साथ में जो केवल रियान पराग का बैट चलता है, और साथ साथ में जो उनके कैप्टन आते हैं संजू सैमसन, उनका भी पिछले मैच में बैट चला, लेकिन उसके अलावा वो भी नहीं चल पाते। तो कहीं ना कहीं टीम को एक स्थायित्व की जरूरत पड़ती है कि वो रियान पराग के साथ कोई ऐसा बल्लेबाज आके खेले जो टीम को स्टेबिलिटी प्रदान करे, जो पारी को संभाले। तो इसीलिए रविचंद्रन अश्विन कभी ऊपर आते हैं, कभी बाकी जो आते हैं। ध्रुव जुरैल की जहाँ तक बात है तो उनका फॉर्म भी आपने जैसे बोला कि उतना बेहतर नहीं है। जब टीम सफ़र कर रही होती है तो उसके साथ में आप ऐसे बल्लेबाज को ऊपर नहीं भेज सकते जो जिसका फॉर्म खराब हो, क्योंकि वहाँ से और विकेट गिरेंगे तो और दबाव बढ़ेगा। इसीलिए राजस्थान मैनेजमेंट ने शायद अभी तक उनको ऊपर नहीं भेजा है। लेकिन अगर टीम की जो ओपनिंग बल्लेबाजी है वह अच्छा सा प्रदर्शन करती है तो कहीं ना कहीं ध्रुव जुरैल को ऊपर भेजने की तरफ देखेंगे। क्या इस बात से आप सहमत है? क्या आपको लगता है कि अगर उनका फॉर्म सही नहीं है तो आप उनको हमेशा नीचे ही भेजेंगे, या फिर अगर आपके मैचेस अच्छे जा रहे हैं, आप 4 मैच जीत चुके, तो क्या आप ऐसा चांस दे सकते हैं अपने प्लेयर को जिनकी फॉर्म नहीं या फिर परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उनको 1 नंबर या 2 नंबर ऊपर भेज दे ताकि वो ज़्यादा बॉल खेले और परफॉर्मेंस करे? बताइए। देखिए कर सकते हैं, अगर जिस मैच में, देखिए सिचुएशन डिपेंड करता है। अगर किसी मैच में अगर ओपनर्स बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं कि 11-12 ओवर तक खेल जाते हैं, तो उस मैच में जुरैल को 1 डाउन भेजा जा सकता है मैच खत्म करने के लिए। पर देखिए अगर मैच की बिल्कुल अगर देखा जाए तो इससे पहले बटलर रन नहीं बना रहे थे, तो कहीं ना कहीं देखिए पॉसिबल नहीं था। बट अगर देखिए बस बटलर फॉर्म में है तो ये आगे के मैचों में देखा जा सकता है कि जुरैल को आगे भेजा जा सकता है। ठीक है। आपको बता दें कि अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए राजस्थान रॉयल्स की, उसमें नांद्रे बर्गर है, ट्रेंट बोल्ट है, आवेश खान है और चहल है। इन्होंने जो 4 मैचों में जिस तरीके से बॉलिंग की है, सामने वालों को रन बनाने ही नहीं दिया है। और हम हमेशा ये जानते हैं कि अगर आपके पास रन ही नहीं है टारगेट देने के लिए तो ऑटोमेटिकली टीम वो प्रेशर में आ जाती है। लेकिन उसमें एक नाम है रविचंद्रन अश्विन का भी। अश्विन भी काफ़ी किफ़ायती साबित हो रहे हैं, लेकिन उनकी अभी तक सिर्फ 1 विकेट है। क्या एक कंसर्न की बात है? बताइए उपेंद्र। ये देखिए अश्विन एक ऐसे गेंदबाज हैं जो टीम को रन बनाने से रोकते हैं। सामने वाली टीम अगर रन नहीं बनाएगी तो जो दूसरे बल्लेबाज होते हैं वो विकेट लेने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि बल्लेबाजों पर जितना दबाव पड़ता है उतना वो छटपटाते हैं कि बड़े शॉट लगाने के लिए, रन बनाने के लिए, क्योंकि ये T20 क्रिकेट है। अगर 4 ओवर में अब अश्विन के 4 ओवर देख ली जाए तो उसमें अगर रन नहीं देंगे वो, और विकेट भले ही न ले, लेकिन अगला ओवर जिसका आएगा उसमें अगर खिलाड़ी उनको दबाव को हटाने के लिए बड़े शॉट्स मारने की कोशिश करेगा तो आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि कंसर्न की बात है राजस्थान के लिए, क्योंकि आप लगातार जीतते आ रहे हैं मैच। तो मैच जब तक टीम मैनेजमेंट के सामने जीत रखी जाती है खिलाड़ियों के द्वारा, तो वो ऐसी चीज़ों पर ध्यान शायद ही दें, क्योंकि अश्विन आपके पास एक बैटिंग ऑप्शन भी लेके आते हैं और कहीं ना कहीं अश्विन एक ऐसे खिलाड़ी है जो सामने वाली टीम को दबाव में रखने के बाद खिलाड़ियों को विकेट करने की चांसेस देते हैं। सचिन, ये बताइए कि अभी संदीप शर्मा जो है वो बाहर है, अब वो कब आएंगे इसकी कोई अभी न्यूज़ नहीं आई है। हालांकि खेमे से एक खबर आई कि आने वाले कुछ मैचों में वो अंदर आ सकते हैं। मतलब क्या अगर संदीप शर्मा रिटर्न करते हैं इस स्क्वाड में, क्या एक कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप हो जाएगी आपके पास, क्योंकि एक प्रॉपर डेथ बॉलर आपके पास आ जाएगा इस टीम के लिए? देखिए टीम वैसे तो अभी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। अगर बीते मैचों की बात करें तो संदीप शर्मा की देखिए कमी नहीं खली है, क्योंकि जिस हिसाब का आवेश खान प्रदर्शन कर रहे हैं, टाइम पे यॉर्कर डाल रहे हैं, स्लोअर वन, तो आवेश खान बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं संदीप शर्मा की गैर हाजिरी में। तो अभी तक देखिए कोई टीम पर दबाव नहीं पड़ा है, बट अगर संदीप शर्मा टीम में आते हैं तो देखिए टीम और पावरफुल नजर आएगी, क्योंकि संदीप शर्मा के पास जो वेरिएशन है किसी बल्लेबाज के पास उनका तोड़ नहीं है। विराट कोहली तक संदीप शर्मा की गेंदबाजी पर स्ट्रगल करते नजर आते हैं, यहाँ तक कि MS धोनी भी। तो देखिए संदीप शर्मा एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, और कहीं ना कहीं देखिए टीम में उनका आना टीम के लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, ये बताइए अगर गुजरात की बात की जाए, आपको बता दें कि पिछले 2 मैच गुजरात ने ऐसे हारे हैं, शायद वो उस मैच को फिर से देखना नहीं चाहेगी या फिर सुनना नहीं चाहेगी कि उन्होंने उसमें क्या गलती की है। आपको बता दें कि जीटी पंजाब के खिलाफ हारी, वहाँ पर जीटी मैच जीत चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से शशांक सिंह ने बैटिंग की वो काबिल तारीफ़ है। वहीं अगर LSG की बात की जाए, लखनऊ सुपर जायंट्स ने काफ़ी कम स्कोर इनको दिया था चेस करने के लिए, लेकिन वह यह नहीं कर पाए, और जिस तरीके से इनकी बैटिंग कोलैप्स हुई है, मुझे नहीं लगता कि जीटी उस कद की टीम है जो इस तरीके की कोलैप्स सह सकती है। ये बताइए कि पिछले 2 मैचों में जो हुआ है सचिन, पिछले 2 मैचों में जो हुआ है, कॉन्फिडेंस डाउन होगा, क्या ऐसी गलती कर रही है जो गुजरात की टीम है जिसको आज उनको सुधारना होगा? देखिए गुजरात की टीम में देखा जाए तो मुझे लगता है कि बैटिंग में ज़्यादा समस्या है, क्योंकि बैटिंग में देखिए वो गहराई टीम में बैटिंग में है, पर टीम का कहीं ना कहीं देखिए प्रदर्शन नहीं हो पा रहा। शुभमान गिल को देखिए स्टार्ट मिल रहा है, बट उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और टीम में देखिए जो प्लेइंग 11 में बार बार बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर थोड़ी सी समस्या है। टीम को एक मुझे लगता है कि स्टेबल प्लेइंग 11 ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि देखिए साई सुदर्शन को देखते आए हम कि वो पहले 1 डाउन खेल रहे थे, अब उनको ओपनिंग करा दी गई है ना, तो और केन विलियमसन को नंबर 1 डाउन ले आए हैं अब। तो कहीं ना कहीं देखिए टीम में स्टेबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही है, और प्लेइंग 11 में कहीं ना कहीं देखिए बार बार बदलाव हो रहे हैं। तो अगर टीम इस पर बढ़िया प्लेइंग 11 स्टेबल प्लेइंग 11 ढूंढेगी तो कहीं ना कहीं देखिए अच्छा परफॉर्म करेगी। थोड़ा सा प्लेयर को टाइम लगता है, बट कहीं ना कहीं अगर प्लेइंग 11 बेस्ट प्लेइंग 11 अगर गुजरात ढूंढ लेती है तो अच्छा प्रदर्शन करेगी। ठीक है, अगर आपको बता दें कि सबसे पहले अभी पिछले मैच में ये हुआ कि साई सुदर्शन, उसके बाद आते शुभमन गिल, उसके बाद आपको दिखे हैं केन विलियमसन। अगर आपको बता दिया जाए इनके स्टैट्स के बारे में, तो साई सुदर्शन इस सीज़न में अगर वो पेस बॉलिंग खेलते हैं तो वो 4 बार आउट हो चुके हैं, और उनका एवरेज भी काफ़ी कम है, 26 का एवरेज है। तो वहीं अगर शुभमन गिल की बात की जाए तो उन्होंने 2 बार पिछले मैच में 2 बार लेग स्पिनर से आउट हुआ है। हालांकि अगर हम बात की जाए तो उनके पास युजवेंद्र चहल है, तो मुझे लगता है कि हम अगर स्पिन हुई या फिर ग्रिप हुई बॉल तो हम पहले ओवर से ही एक तरफ से स्पिन देख सकते हैं। ये बताइए कि हमने बात की साई सुदर्शन और आपके जो है शुभमन गिल, क्या साई सुदर्शन और जो शुभमन गिल का जो जोड़ी है जो पिछले मैच में अपना जो टेस्ट किया जा रहा है वो क्या सही है ओपन? देखिए साई सुदर्शन, जैसे सचिन ने बोला कि लगातार 1 डाउन या 2nd डाउन खेलते नजर आते थे, हमें मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं। टीम मैनेजमेंट अभी शुरुआती दौर में है, आप सफल कर रहे हैं टीम को कि कैसे कहीं सही कॉम्बिनेशन आपको मिले। रिद्धिमान साहा ओपनिंग करते थे, रिद्धिमान साहा को टीम में शामिल नहीं किया गया है। मैथ्यू वेड आपके पास उपलब्ध है, लेकिन उनको अभी शामिल नहीं करके एक भारतीय बल्लेबाज को अनकैप्ड प्लेयर को लाया गया है। तो वहाँ पे टीम के साथ दिक्कत है कि वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि उनको सही कॉम्बिनेशन मिल जाए। कॉम्बिनेशन मिलने की जगह में आप देखिए जैसे रोहित शर्मा थे तो वो भी पहले नीचे खेलते हैं, लेकिन उनको भी एक कॉम्बिनेशन के तौर पे ऊपर शामिल किया और वो अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सबसे सफल ओपनर है शायद इंडिया के लिए। इसी तरीके से जीटी मैनेजमेंट जो है वो भी साई सुदर्शन को कहीं ना कहीं उस तरीके से देख रहा है कि आप जो मध्यक्रम में जो प्रदर्शन करते थे वो आप ऊपर आइए, आपको ज़्यादा बॉलें मिलेंगी और आप उन पर शॉट लगाइए, आप लंबी पारी खेलिए। तो कहीं ना कहीं जीटी मैनेजमेंट इस चीज़ को देख रहा होगा, वो इसीलिए साई सुदर्शन को ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपको बता दें कि आपके टीम में मैथ्यू वेड बैठे हुए हैं और
अगर मैथ्यू वेड की ओपनिंग की अगर स्टैट की बात की जाए तो 16 इनिंग में उन्होंने 375 रन बनाए 145 के स्ट्राइक रेट से। अगर बात की जाए साई सुदर्शन के बारे में, हमने 3 नंबर पर जब उनको उतरते हुए देखा है तो हमने ये भी देखा है कि वो जो इनिंग्स है उसको एंकर भी कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े तब एक्सप्लोजिव तरीके से खेल भी सकते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो केन विलियमसन करते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है, आज पॉसिबल है कि आप मैथ्यू वेड को जो आपके शुभमन गिल है उसके साथ ओपनिंग कराए और तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन रखें? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए ऐसा हो सकता है, पर जब ये होगा कि जब हम विलियमसन को बाहर बिठाएं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ विलियमसन बाहर है, विलियमसन की जगह आप साई सुदर्शन को ला लीजिए और यहाँ पर आपके मैथ्यू वेड आ जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर जीटी मैनेजमेंट में होता तो मैं यही करता, मैं मैथ्यू वेड और शुभमन गिल को ओपनिंग कराता, क्योंकि मैथ्यू वेड देखिए ऐसे ओपनर हैं जो कि शुरुआत में आक्रामक खेलते हैं और देखिए कहीं ना कहीं ये टीम के लिए अच्छा रहेगा कि अगर शुरुआत में, जैसे देखिए आप एसआरएच का एग्जांपल लें, तो एसआरएच में देखिए कि शुरुआती 6 ओवर में टीम अच्छा स्कोर कर लेती है कि मिडल ऑर्डर पे दबाव ना पड़े। तो कहीं ना कहीं देखिए मैथ्यू वेड को शामिल करने से ये होगा कि शुभमन गिल पर दबाव कम बनेगा और मैथ्यू वेड अच्छी पारी को शुरुआत देंगे। बाकी साई सुदर्शन का देखिए, जैसे आपने कहा कि पारी को एंकर करते हैं, उनका देखिए जो शैली है वो यही है कि शुरुआत में वो संभल कर खेलते हैं और धीरे धीरे आक्रामक रूप अपनाते हैं। कहीं ना कहीं देखिए साई सुदर्शन का शुरुआती 20 बॉलों में स्ट्राइक रेट धीमा रहता है, पर 20-30 बॉलों के बाद वो जो अपना एक आक्रामक रूप अपनाते हैं वो बेहद काबिल तारीफ है। और देखिए मुझे चेन्नई के मैच में याद है कि चेन्नई के मैच वो खेल रहे थे एक बार, जब 97 पे पाथिराना ने उनको आउट किया था, शतक नहीं बना पाए थे। तो अगर उनकी 50 जो उन्होंने अर्धशतक से पहले अगर उनकी इनिंग देखी जाए तो मात्र 35-36 बॉलों में उनका अर्धशतक आया था, पर उसके बाद जो उन्होंने पारी को आक्रामक रूप में अपनाया तो वो ये लगा लिया कि 97-98 तक मात्र 20 से 21 बॉलों में पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए अच्छा ऑप्शन रहेगा नंबर 1 पर वन डाउन साई सुदर्शन को खिलाना। ठीक है। अगर आपको बता दिए कि आपको बता दें कि अगर केन विलियमसन ने इस टूर्नामेंट में 2 इनिंग में बैटिंग की है जिनमें उन्होंने 27 रन बनाए हैं और 100 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट है। हम बात करते हैं अब इनके मिडल ऑर्डर की। विजय शंकर इस टूर्नामेंट में बिल्कुल नहीं चल पाए हैं। जो मिडल ऑर्डर की जो भूमिका होती है, जिस तरीके से जिस पेस से खेलना होता है, वह उसमें खरे उतरते हुए नहीं दिखे, बल्कि उनकी वजह से और जो लोअर मिडल ऑर्डर है उन पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इस पर क्या कहना है ओपन, बताइए। देखिए विजय शंकर का नाम शुरुआत तभी से हो जाती है जब 2019 में उनको सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद तमाम कंट्रोवर्सी हुई थी और फिर वो नहीं चल पाए थे। निदाश ट्रॉफी में उनका जो प्रदर्शन रहा था वो भी नामानुकूल नहीं रहा था। वही हालत आज जीटी के साथ भी हो रही है कि आप लगातार 4-5 मैच खेल चुके हैं लेकिन विजय शंकर का प्रदर्शन नहीं रहा है। आप पूरी टीम पे दबाव डाल देते हैं, टीम का प्रदर्शन लगातार टीम हारती जा रही है मैचों को, केवल 2 मैच जीत पाई है। तो इसमें कहीं ना कहीं पूरी टीम के ऊपर दबाव पड़ जाता है। जीटी मैनेजमेंट उनको लगातार बैक कर रही है, लेकिन कितना कहाँ तक बैक करती है ये भी देखना होगा, क्योंकि आपके पीछे खिलाड़ी और भी बैठे हैं। अभिनव मनोहर आपके बाहर बैठे हैं। हो सकता है कि जीटी मैनेजमेंट शायद आज ही के मैच में अभिनव मनोहर को अंदर लाए, क्योंकि आप लगातार 5 मैच खेल के आप लगभग 30-35% आईपीएल ख़त्म कर चुके हैं अपना। इतना ज़्यादा बैक करके आप लीग में इतने पीछे नहीं जाना चाहते कि बाद में आपको ऊपर आने का मौका ही नहीं मिले। ठीक है। क्या अभिनव मनोहर एक अच्छे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? देखिए अच्छे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि अगर अभिनव मनोहर का पिछले सीज़न की बात की जाए तो ठीक ठाक प्रदर्शन रहा था टीम के लिए और नंबर 4 के ही बल्लेबाज है वो। देखा गया कि घरेलू टीम के लिए नंबर 4-5 पर ही खेलते हैं। और देखिए अभिनव मनोहर अच्छे बल्लेबाज हैं और देखिए वो एक फिनिशर के रूप में भी उसको जीटी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि एक तरीके से वो एक फिनिशर के तौर पे ही घरेलू टीम के लिए काम करते हैं। तो अभिनव मनोहर देखिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं जीटी के लिए। ठीक है, हम बात करते हैं राहुल तेवतिया के बारे में। राहुल तेवतिया का जिस तरीके से पिछले 2 या 3 इनिंग में जिस तरीके से उन्हें खेला है, वो मुझे पंजाब किंग्स के आशुतोष शर्मा की याद दिलाता है। किस तरह से वो नीचे में आकर जिस तरीके से पेस बढ़ाते हैं इनिंग की, क्या उनको ऊपर उतारा जाना चाहिए? अगर आपके विजय शंकर रन नहीं बना रहे हैं तो क्या उनको ऊपर उतारना चाहिए राहुल तेवतिया को? देखिए बिल्कुल राहुल तेवतिया को ऊपर उतारना चाहिए विजय शंकर से। अगर क्योंकि राहुल तेवतिया का जो देखिए परफॉर्मेंस रहा है बीते आईपीएल बहुत अच्छा रहा है और देखिए आती ही पहली गेंद से उन पे एबिलिटी जो है, आती ही पहली गेंद से वो चौके छक्के लगा सकते हैं। और देखिए जीटी मैनेजमेंट के लिए अच्छी बात है कि उनके पास राहुल तेवतिया है। और देखिए मुझे लगता है कि जीटी मैनेजमेंट को उनसे गेंदबाजी भी 1 आध ओवर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छे स्पिनर हैं और देखिए अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और देखिए ये हो सकता है कि उनको ऊपर बल्लेबाजी कराई जाए, क्योंकि तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए अगर उनकी बल्लेबाजी चलती है तो वे ऐसे बल्लेबाज हैं कि अंतिम 16-17 बॉलों में 40 से 45 रन बटोर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए टीम के लिए वो फ़ायदा पहुंचेगा। उपेन जी, मुझे ये बताइए कि क्या गुजरात टाइटंस को डेविड मिलर की कमी खल रही है?
देखिए बिल्कुल खल रही है, क्योंकि डेविड मिलर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने दिन पर टीम को अकेले दम पर जिता सकते हैं, अकेले दम पर टीम को उस स्कोर पर पहुंचा सकते हैं जहां पे किसी और टीम के लिए उस स्कोर को पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पिछले सीजन में हमने देखा कि डेविड मिलर ने कई जगह पर टीम को जीत भी दिलाई है, अकेले दम पर जिताई है, जब लग रहा था कि टीम हार जाएगी लेकिन उन्होंने जीत दिलाई है। बिल्कुल आपका मध्यक्रम काम नहीं कर रहा है, विजय शंकर जिस जगह पे आते हैं वह टीम को कमज़ोर कर देते हैं वहाँ पे, तो वो कमी खलेगी आपको, क्योंकि आपके पास लास्ट में हिटर है, राशिद खान मार सकते हैं, राहुल तेवतिया मार सकते हैं, लेकिन आपको बीच में एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो आपको कम से कम टीम को उस लेवल पे पहुंचाए कि लोअर मिडिल ऑर्डर में जो बल्लेबाज आते हैं उनको मारने के लिए जगह मिले। अगर आप वहीं पे इतना दबाव कर देते हैं तो प्रेशर रिलीज होगा ही नहीं पूरी टीम के लिए। तो डेविड मिलर की कमी बेशक खल रही है टीम को, बिल्कुल अगर पॉसिबल हो तो टीम को जल्दी से जल्दी डेविड मिलर को टीम में लाना चाहिए। ठीक है, हम आपको बता दें कि यह टीम एक ऐसी टीम है जो राशिद खान के नाम से भी जानी जाती है। इसमें कई ऐसे बड़े प्लेयर हैं जैसे कि आपके शुभमन गिल है, डेविड मिलर है, इसमें नेहरा को भी शामिल किया जाता है, भले वो कोच है लेकिन एक पिलर है वो, तो वहीं एक पिलर आपके राशिद खान भी है। इस सीज़न राशिद खान की कोई जो अलग से हमको अनयूजुअल या फिर जो इनिंग्स होती है हमें वो देखने को नहीं मिली। मतलब जिस तरीके से वो परफॉर्म करते इस सीज़न वो इफेक्टिव उतने नहीं दिखे हैं। देखिए राशिद खान के देखिए बल्लेबाजी कहीं ना कहीं ऐसी दबावों में आ रही है। अगर बल्लेबाजी की बात करें, अगर आप देखें तो इनिंग्स की बात की तो मुझे लगता है कि बल्लेबाजी और टीम ज़्यादा प्रेशर में आ रहे हैं। देखिए राशिद खान की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो जब चलती है, जब वो पहली इनिंग खेल रहे हो और टीम अच्छा स्कोर बना रही हो तो कहीं ना कहीं देखिए वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बाकी अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए राशिद खान विकेट नहीं ले पा रहे हैं मिडिल ओवर्स में, और ये देखिए जीटी के लिए कंसर्न है। बाकी देखिए पिच का मुझे लगता है कि थोड़ा सा पिच का रहा है, क्योंकि पिच अभी तक जीटी जितने मैदानों पर खेली है स्पिन फ्रेंडली पिच नहीं रही है। बाकी एक मुझे याद आता है कि नूर अहमद ने जब विकेट लिए थे, बट ये था कि नूर अहमद को पहले इस्तेमाल किया गया था, और राशिद खान को इस्तेमाल करने के लिए मुझे लगता है कि शुभमन गिल को उनको एक बार पावर प्ले में शुरुआत में ओवर देना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए क्यों पावर प्ले में वो मुझे लगता है कि बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं। अभी तक मुझे लगा कि शुभमन गिल उनको सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कभी अगर देखा गया उनको 12वें ओवर में लाया गया एक के मैच में, तो उनको पावर प्ले खत्म होते ही उनको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है, इस टीम में मोहित शर्मा भी है। आप अगर याद है मोहित शर्मा, आपको अगर मोहित शर्मा याद है तो वो धोनी की टीम में भी थे और बीच में कुछ एक ऐसा फेस आया जब वो गायब हो गए। एक उनकी स्टोरी हमारे स्पीकर उपेंद्र थापक के पास है जो बताएंगे। आप ये बताइए कि मोहित शर्मा बीच में ऐसे गायब हुए, फिर पता ही नहीं चला क्या हुआ, लेकिन अचानक से वो गुजरात टाइटंस में आए और उन्होंने एक जो IPL है वो भी जिताया। ये बताइए कि उनकी स्टोरी क्या है। देखिए मोहित शर्मा का जो करियर रहा है बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है। वह 2013 में जब इंडिया के लिए खेलने शुरू हुए थे, उसके बाद 14 का वर्ल्ड कप खेला उन्होंने, 15 का वर्ल्ड कप खेला, टीम में शामिल हुए, वो लगातार अच्छा प्रदर्शन किया टीम इंडिया के लिए। उसके बाद वो धोनी की जो चेन्नई सुपर किंग्स है, आप एक चीज़ सोचिए कि पर्पल कैप विनर एक खिलाड़ी रहे हैं, वो लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद उनके करियर में जो ढलान आना शुरू हुआ, पीठ में इंजरी हुई, उसके बाद जो टखना होता है उसमें इंजरी हुई, एडी की इंजरी हुई, लगातार इंजरी होती चली गई। उसी बीच में उन्होंने जो अपने पिता होते हैं, जो उनका मतलब उनके जो जीवन होता है उसके सबसे करीबी जो लोग थे वो पिता थे उनको खो दिया। उसके बाद जो दिल्ली कैपिटल्स ने उनको ख़रीदा, पंजाब ने भी उनको ख़रीदा, पंजाब ने उनको 6.5 करोड़ रुपए देके ख़रीदा था, लेकिन पंजाब के लिए भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। बाद में दिल्ली ने ख़रीदा लेकिन तब भी प्रदर्शन नहीं किया। एक समय ऐसा आया 21 और 22 का जब किसी भी टीम ने, उनके पास कोई IPL अनुबंध नहीं था, लगातार वो उस चीज़ को स्ट्रगल कर रहे थे और फेस उनका जो करियर का था वो बहुत डाउन चल रहा था। लेकिन उसके बाद वहाँ पे कोई और खिलाड़ी होता तो शायद वो क्रिकेट खेलना छोड़ देता। उनके जो कोच थे उन्होंने भी उनसे कहा कि आप छोड़ दीजिए, हो गया, कुछ और कर लीजिए, लेकिन उसके बाद वो आए वापस निकल के और उन्होंने साबित किया। गुजरात के लिए नेट बल्लेबाज की भूमिका भी उन्होंने निभाई, नेट बॉलर नेट बॉलर की भूमिका भी उन्होंने निभाई। आप सोचिए कि कोई जो पर्पल कैप विनर गेंदबाज है वो नेट गेंदबाज के रूप में कैसा लगेगा। तब भी उन्होंने वो चीज़ किया और उनकी चीज़ को देखते हुए जो आशीष नेहरा हैं उन्होंने उनसे कहा कि आप आइए हमारी टीम के साथ शामिल हुई, और अगले जो 23 वाला जो हुआ उसमें उनको शामिल किया गया टीम में। और आप ये सोचिए कि जो गेंदबाज एक सीजन पहले टीम में नहीं था, वह फाइनल का लास्ट ओवर डाल रहा था। अगर रविंद्र जडेजा का अनयूजुअल चौका नहीं आता तो चाहे जीटी उनके ओवर की वजह से ही जीत जाती। तो इनकी पूरी मतलब लाइफ एक उतार चढ़ाव वाली रही है। ठीक है, आपको बता दें कि दोनों टीम आज सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ये चाहेगी कि मैं 5वां मैच भी जीत जाऊँ और अनबीटन रहे। तो वही अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस जिस कद की टीम है तो चाहेगी हम 3रा मैच जीत जाए 6वें मैच में। हालांकि आज रोमांचक होगा देखना कि
हमारे जो ओपनर है यंग शुभमन गिल किस तरीके से ट्रेंट बोल्ट को फेस करते हैं, तो वही अगर साई सुदर्शन की बात की जाए तो चहल और अश्विन को कैसे संभालते हैं। इसी तरीके की हर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए 30 यार्ड्स पर।